हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है 17 तारीख का। ओके, 17 जनवरी। तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? कहाँ के लोग का फेवरेट है राजमा चावल? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड? तो ये तो आपको पता होगा। सही आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब के लोग खाते हैं राजमा और चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। और ये बात याद रखिएगा कि इस वीडियो पे हम लोग इसका सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो ये वाला रहेगा 15 क्वेश्चन, ये कंटेंट वाला रहेगा। ठीक है, और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ये सीडीपी वाले पेडागोजी वाला जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर इतना ज़्यादा रीच भी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। द डेट ऑन विच द अर्थक्वेक स्ट्रक इन भुज 26 जनवरी 2001। भुज इज इन विच स्टेट? ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को भुज में जो अर्थक्वेक आया था, तो भुज जो है कौन से स्टेट के अंदर आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर? सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, गुजरात का ही हिस्सा कौन है? भुज है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर जो है ना मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 to 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं? मतलब कौन से स्टेट के जो लोग हैं ना अपना घर बम्बू के ऊपर बनाते हैं। ओके, और जो उनकी छत होती है ना, घरों की छतें जो होती है वो ढालू और फर्श और दीवारें जो होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। तो कौन से स्टेट के घर ऊंचे होते हैं? आंध्र प्रदेश, असम या उड़ीसा या केरला? सो द करेक्ट आंसर इज असम। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो 1000 बार आ चुका है, 1000 बार आ चुका है। ओके, तो असम इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, कितने घंटे चली, इसका पूरा मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगी, तो इसको यहाँ पे हम लोग स्किप कर देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। मुक्तापुर इज़ अ विलेज ऑफ पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर वीवर्स एंड द क्लोथ दे वीव इज कॉल्ड द पोचमपल्ली। सो पोचमपल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो पोचमपल्ली के जो लोग हैं ना वो कपड़े वपड़े बुनने का ही काम करते हैं। तो पोचमपल्ली जो है वो कौन से स्टेट में है वो आपको बताना है। तो पोचमपल्ली जो है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है और इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य के अंदर आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड डेट पाम आर सीन? ओके, मतलब कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं? कहाँ पे दिखाई देंगे आपको खजूर के पेड़? कांदाहार, कराची, बर्लिन या फिर अबू धाबी? क्या है आंसर आपका? सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी, क्योंकि जहाँ पे डेजर्ट होगा वहीं पे तो डेट होगा ना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं 68 वाला क्वेश्चन। भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, 10 तारीख के भी पेपर में आया है, 11 में भी आया है। ठीक है, तो देखिए भोपाल जो है, भोपाल की अगर हम बात करें, इंडिया बना लूँ, देखिए बन रहा है हमारा इंडिया। तो देखिए भोपाल जो है ये हमारा गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे हमारा समझ लो भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल जो है ना गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। सही बात है, पूर्व साइड में है। ओके,
बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। ओके, भोपाल के ठीक दक्षिण मतलब नीचे हमारा बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? गांधीनगर की दिशा क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, तो क्या होगी गांधीनगर की दिशा? तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका साउथ, ये तो आपका साउथ हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ना तो हमें किसका देखना है? बेंगलुरु के सापेक्ष, बेंगलुरु के सापेक्ष में गांधीनगर की दिशा आपको बताना है। तो गांधीनगर किस कहाँ पे आता है? पश्चिम में आता है, राइट। तो ये तो हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। और बेंगलुरु हमारा कहाँ पर है? पपाम पापा, बेंगलुरु हमारा नीचे है साउथ की तरफ। तो आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आंसर क्या होगा 68 का? दक्षिण पश्चिम। सॉरी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन बताना है पीतल के बारे में, मतलब पीतल मतलब ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है। तो यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है, ठीक है। ये मिश्रित धातु है, किसका? कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री where the people grow is eatable such a coconut and tapioca in their courtyard and prepare their tasty foods using the two. This state is, मतलब उस स्टेट के बारे में बताना है जो लोग टैपियोका का इस्तेमाल करते हैं और नारियल का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कौन से स्टेट के हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो कॉमन सेंस की बात है, ये लोग कहाँ के होंगे? केरला के। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हुए आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। 71 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जो चांगपा आदिवासी जो लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति में टेंटों का उपयोग करते हैं और उस पर रहते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाता भी है। इन टेंटों का डिज़ाइन कितना साल पुराना है? 1000 वर्ष पुराना, 800, 100 या अत्यधिक आधुनिक? बताइए 71 का आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या है? 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो टेंट का जो डिज़ाइन है वो कितना पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। इन आर कंट्री देर आर, हमारे कंट्री में टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 28। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि पता ही है हमें कि मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। तो इधर हमारा इंडिया हो गया, अब ये हो गया हमारा BOB मतलब बे ऑफ बंगाल। अब हमें बे ऑफ बंगाल के स्टेट के बारे में पता करना है, ठीक है। तो उड़ीसा तो आएगा ही आएगा, क्या नहीं आएगा पहले वो कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कर्नाटका है वो नहीं आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, राइट। महाराष्ट्र भी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं आता। यहाँ पे केरला भी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं आता। मतलब कॉमन सेंस की बात है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। चेरू डांस जो है ना, चेरू एक फोक डांस है। चेराओ एक फोक डांस है, वो कहाँ का है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिज़ोरम? ये तो आप आँख बंद करके ही टिक लगा के आएंगे एग्जाम में। सही आंसर क्या है इसका? मिज़ोरम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। हमारे देश में एक ऐसा भी क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है, समतल है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बर्फ़ से ढके हुए पर्वत भी है,
सूखे ठंडे सपाट मैदान भी है। तो ये क्षेत्र भाई कौन सा है बताना है आपको। जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय, जिसे क्या बोलते हैं, सफ़ेद पर्वत भी बोलते हैं ना, वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेह और लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल इज़। प्राइमरी लेवल में बच्चे का जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का प्रकृति कैसा होता है, एकीकृत या पाठ्य पुस्तक आधारित, एकल विषय या फिर अनुपूरक। तो देखिए कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रेटेड, राइट। सारे सब्जेक्ट का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुरक्षित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। देखिए ये भी सही है, किताबी शिक्षा से प्रस्थान ये भी सही है, रटने को हतोत्साहित करना है ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इतना सही हमको नहीं लग रहा है। ओके, सो देखिए BCD इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर हो जाएगा हमारे NCF के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, क्या एम क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लाने का। तो विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण एवं व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतिकर्ता के रूप में देखना। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ABC तीनों ही आंसर जो है सही है। एक निश्चित निकाय नहीं होना चाहिए तो ये गलत है, बाकी ABC जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द पेडागोजी ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में EVS की जो पेडागोजी है उसके बारे में सही क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक, या फिर इट इज़ अ बुकिश, इट इन्वॉल्व्स टीचर्स एज इंस्ट्रक्टर, या फिर इट फोकस रिट्राइवल प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्राइमरी EVS जो है ना, प्राइमरी लेवल में जो EVS है उस पेडागोजी का क्या काम है उसको बताना है आपको। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक। सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण है, इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल चैलेंजिंग फॉर टीचर। टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो चुनौतीपूर्ण है, तो बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, अवधारणा का वर्णन करने के लिए, EVS पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो 80 का आंसर क्या होगा आपका, बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए EVS थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्यों है, इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चों के लिए रचनात्मक पहल करना ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला। निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। मतलब बच्चा जो है ना किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा EVS को सीख सकता है। संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, या फिर
विवरण बच्चा जो है किसके माध्यम से सबसे अच्छा सीखेगा, तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्टोरीज एंड द नैरेटिव्स। ऑप्शन नंबर 2 के माध्यम से बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में ईवीएस की थीम बताना है आपको कौन सी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर या फिर आवर नेचर। तो जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। इन ईवीएस लर्निंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग बाय डूइंग। राइट, बच्चा जो है करके सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग, तो इससे बच्चे का किस चीज़ का विकास होता है ये बताना है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। बताइए एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, तो साइकोमोटर स्किल के लिए या फिर मैनिपुलेटिव स्किल के लिए या हैंड ऑन एक्सरसाइज, तो देखिए ये तो सही ही है। राइट, इसके बाद डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल, टू डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल टू गिव हैंड ऑन एक्सरसाइज, रिमेंबरिंग द स्किल, तो ये डी वाला गलत है, ABC सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन इफ़, मतलब कि बच्चों को ईवीएस का सार्थक रूप से सीख दी जा सकती है। ओके, बच्चों को ईवीएस का नॉलेज दिया जा सकता है अगर गतिविधियां आयोजित की जाती है या फिर गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है या शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है या फिर बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या होगा सही आंसर? 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B, C and D। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, इसको छोड़कर गतिविधियों पे हमें चर्चा करना चाहिए, संचालित करनी चाहिए, समूहों को जो भी कार्य दिया गया है तो टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। सो B, C, D इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। इश्यूज ऑफ थीम प्लांट्स। थीम क्या है? प्लांट्स। कैन बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल होगा कैसे? थीम बेस्ड वर्कशीट आर गिवन टू स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चे को वर्कशीट देंगे तो मीनिंगफुल होगा। या फील्ड ट्रिप आर कंडक्टेड अराउंड द इश्यूज, या डेमोन्स्ट्रेशंस आर गिवन बाय द टीचर्स, या इनवाइटेड लेक्चरर्स फॉलोड बाय ग्रुप वर्क आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके, बच्चे को कहाँ लेके जाना है? हमें फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग में बी हाईली यूजफुल रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, मतलब ईवीएस के टेक्स्ट बुक को छोड़कर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईवीएस के लिए अच्छी होगी? न्यूज़पेपर, सर्वेस, ट्यूटर या फिर कम्युनिटी मेंबर्स। तो देखिए 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर भी सही है, सर्वे भी सही है एंड कम्युनिटी मेंबर भी सही है। टेक्स्ट बुक के अलावा बच्चों को यहाँ से नॉलेज मिल सकता है, ट्यूटर से कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ABD इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि 15-15 डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो तुरंत ही 1-1 सेकंड में ही सॉल्व हो जा रहा है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन ही मैंने करवा दिए हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बाकी है, तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। सोशियो कल्चरल इश्यूज़ रिलेटेड टू फूड थीम कैन बी इफ़ेक्टिवली लर्नड, मतलब कि भोजन की जो थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है।
समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सीखा जा सकता है, यदि सर्वेक्षण किया जाए तो सीखा जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सीखा जा सकता है, या यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं तब। तो कैसे सीखा जाएगा? 87। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से बच्चा जो है अच्छे से सीख सकता है भोजन के बारे में, सर्वेक्षण के माध्यम से और भ्रमण के माध्यम से भी। मीन्स ABC इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। क्या कहना चाहता है 88 वाला क्वेश्चन? EVS सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्यों ग्रुप में बच्चों को करवाया जाता है? क्योंकि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चे के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। EVS सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। सिर्फ एकमात्र ये प्रभावी रणनीति नहीं है, और भी बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जिसके वजह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ABC इज़ द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABC इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। इन असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, तो इन असेसमेंट मतलब आकलन में और स्वयं आकलन में सीखने के रूप में आकलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 90 वाला क्वेश्चन, और ये अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। 90 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए, मीन्स फॉर रिव्यूइंग एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। अब ये वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।